करेगा। चलिए बच्चे, क्वेश्चन है कि झिल्लीबद्ध कोशिका किसमें उपस्थित नहीं होते। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यूज नहीं है। मेंबर बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट, मतलब आपसे ऐसे ऑर्गेनल्स की बातें कर रहा है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से होंगे, आप लोग बातें करोगे प्यारे साथी, आप माइटोकॉन्ड्रिया की बातें करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बातें करोगे। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास में, आप लोग बातें करते हो क्लोरोप्लास्ट की, अगर आप लोग बातें करते हैं, अगर आप लोग बातें करते हैं लाइसोसोम की बातें करते हैं, आप बातें किसकी करते हैं, आप न्यूक्लियस की बातें करते हैं। तो ये ऑल दीज आर द, ये जितने भी मैंने नाम लिखे ना, सभी के सभी जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इनके ऊपर झिल्ली होती है। तो ये किसमें अब्सेंट मिलेंगे, तो सारे बच्चे कहेंगे ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स, आप कहोगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये अब्सेंट पाए जाते हैं। बातें सबको समझ में आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो चुका होगा। सेल आपकी दो प्रकार की होती है, या तो आप यूकैरियोटिक सेल कहते हो या फिर आप लोग क्या कहते हो, प्रोकैरियोटिक। धरती के ऊपर एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सजीव है, वो एक ही है धरती का जो आपके पास में है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको मिलेगा नॉन सेलुलर की बातें करेंगे। कोई एक ऐसा जीव है जो है तो लिविंग परंतु उसके शरीर में सेल नहीं पाई जाती। एक बार सारे बच्चे जो है जल्दी जल्दी से एक बार बता दो। सर मैंने आपकी तरह साइंस पढ़ाने वाला यूट्यूब पे नहीं देखा है, क्योंकि आपकी क्लास शुरू होते टाइम में थोड़ा थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार और स्नेह के लिए, थैंक यू सो मच। रेगुलर जुड़े रहना, ईमानदारी के साथ मेहनत करना, मैं भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करूंगा और क्वेश्चनों के आंसर जरूर देते रहना। चमन भैया थैंक यू सो मच बच्चे, छोटा भाई। चलिए जी, तो मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट वो नॉन सेलुलर, वो एक ही है। और उस जो नॉन सेलुलर जो होगा ना, उसका नाम जो है प्यारे बच्चे, आप क्या जवाब दोगे, उसे वायरस कहेंगे। सुन रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। वायरस से संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोशिका द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन एएलपी 2024 का भी है और ग्रुप डी में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये इस लिस्ट के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को पिक कर रखा है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, क्या रोडॉल्फ विर्चो ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों से चार क्वेश्चंस बनाने के हम लोग काम करेंगे, सारे बच्चे बता देंगे। अगर आप लोगों से कह दिया जाए सेल डिवीजन के बारे में, तो सेल डिवीजन जो है, कोशिका का विभाजन जो है, वो किसने दिया था, ये भी आप लोग बता देंगे। इन्हीं ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चले तो आपको बताना है आपको बताना है सेल वॉल की खोज किसने की थी। सुन रहा है ना, तो सेल वॉल की खोज किसने की थी, और आपको बताना है कि भैया न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस को हिंदी वाले बच्चे केंद्रक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे बच्चे जवाब देंगे एंड उम्मीद करूंगा कि ये क्लास खत्म होने से पहले पहले 1000 लाइक जो है आप लोग कर दोगे। अगर कर दो तो बता दो यार, लाइक तो कर लो यार, ऐसे तो मत करो यार, ऐसे तो मेरे को फिर है ना बहुत बुरा फील होता है कि आप इतने बच्चे जुड़े रहते हैं और आप सेशन को लाइक नहीं कर पाते हैं। तो सभी बच्चों से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर लेंगे। सिमरन जी थैंक यू सो मच बच्चे, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कर लेंगे ना भैया। चलिए जी आगे बातें करें सेल डिवीजन से संबंधित। तो सबसे पहली बात, जो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द था वो किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। सारे बच्चे बोलेंगे किसने, पुरकिंजे ने दिया था। फिर से बोलेंगे पुरकिंजे ने दिया था। बातें सबको समझ में आ गई क्या प्यारे साथी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सेल डिवीजन किसने दिया था, क्या जवाब दोगे। तो सेल डिवीजन जो है उसका नाम था आर विर्चो के नाम से जानते हैं। सुन लो क्या नाम देंगे, आर विर्चो। सेल वॉल की खोज किसने की थी, तो सभी बच्चे कहेंगे सर उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा सेल वॉल है ना, रॉबर्ट हुक नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, रॉबर्ट हुक के नाम से जानेंगे। अगर न्यूक्लियस की खोज की बातें की जाए तो आप इसमें कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन जो है। अच्छा कई बार क्या होता है, बच्चा है ना जोश जोश में होश खो बैठता है और न्यूक्लियस की खोज को रदरफोर्ड कह के बैठ जाता है। तो भैया रदरफोर्ड इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं देंगे। एपी के रिव्यू आप चीज 50 मैसेज एक साथ में कर लो और इसे आप खुद भी एक स्पैम कहना कहते हैं, कोई बात नहीं ठीक है। तेरा वैसे चलो
क्वेश्चन है कि ऊतक एकमात्र जो पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका बनाता है। मतलब एकमात्र आपको ऐसा टिश्यू का नाम बताना है जो आपका न्यू सेल जो है वो बनाएगा सेल डिवीजन के माध्यम से। मतलब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो सेल डिवीजन को जो है सेल डिवीजन जिसके अंदर होता है। सभी बच्चे बताएंगे, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है ना। चलिए जी, सभी नर और मादाएं बताएंगे। क्या उसे आप पैरेन्काइमा कहेंगे, जाइलम कहेंगे, कॉलिनकाइमा कहोगे, मेरिस्टेमेटिक कहोगे? प्यारे बच्चे, एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का अर्थ होता है पेड़ पौधों की ग्रोथ होना, वृद्धि होना, और पेड़ पौधों की ग्रोथ से संबंधित एक ही सेल डिवीजन है जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अब्सेंट होती है, ध्यान देना, अब्सेंट होता है क्या? तो आप लोग कहोगे सर वैक्यूल जो है अब्सेंट होता है, जिसको रिक्तिका के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रिक्तिका वाला कि इसमें से क्या चीज नहीं पाई जाती, तो आप लोग कहोगे सर वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। चमन भैया आप पढ़ाई कर लो ना प्लीज। डन है कि आपका हो जाएगा? आई होप कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अच्छा, आपके सामने तीन ऑप्शंस और दे रखे हैं। अब तीन ऑप्शनों में से ये है कि जो हमारे प्लांट्स होंगे, 2018 का क्वेश्चन था, जो हमारे प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बातें की जाए, अगर मैं बातें करूं लचीलापन की बातें की जाए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार में ही फोड़ दोगे। ठीक है भाई, एक बच्चा एएलपी स्कैम के बारे में बोल रहा है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना। आप बार बार मैसेज, एक ही मैसेज करके आप और बच्चों को जो डाइवर्ट कर रहे हो, तो आप ये समझो कितने बच्चों का आप खुद भी नुकसान कर रहे हो। ठीक है, इसे आप जो कह रहे हो ना बार बार एक ही चीज को मैसेज करना, मैं एक बार में ही पढ़ लेता हूँ, उसे स्पैम बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे आप फिर ब्लॉक मरवाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप एक ही मैसेज को मल्टीपल टाइम मत करो, क्योंकि और बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित आपको मैसेज करना था, बिल्कुल कीजिए, आपका तहे दिल से स्वागत होगा। पर आप बार बार एक ही मैसेज को मल्टीपल वो कर रहे हैं, तो आप फिर पढ़ाई वाले बच्चे तो देखो आप हो नहीं। अब इस बात को आप बुरा भी मान सकते हैं, आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, अगर घर परिवार ने सही संस्कार दिए तो आप इन बातों को मेरे ख्याल से आप अच्छे से तरीके से सोच पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है बच्चे, बार बार कोई समझाएगा नहीं, जीवन में ऐसे लोगों की बड़ी कमी रहती है। पेड़ पौधों में अगर लचीलापन की बातें की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, तो प्यारे साथी उस समय आप लोग क्या नाम दोगे? कोलिनकाइमा का नाम दे दोगे। कौन सी मां? कोलिनकाइमा। और जल का परिवहन कौन करेगा? तो जल का अगर परिवहन से संबंधित बातें की जाए, अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बातें की जाए, तो जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। पैरेन्काइमा जो होता है ना, इसके अंदर क्या होगा आप लोग बताना, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ऐसे बोलना। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। चारों चीजें मैंने बता दी, बड़े महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पे है, बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है एरियोलर टिश्यू एक्ट्स एज ए फिलर टिश्यू बिटवीन। एरियोलर टिश्यू किस किस के बीच में पाया जाता है? आप जब तक ये चीजें बताओगे, आप इतना जरूर बताना, एरियोलर एक प्रकार का टिश्यू तो है, किस प्रकार का टिश्यू होगा? 2018 का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस प्रकार का टिश्यू होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। क्या स्किन और मसल्स को जोड़ेगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जरूर इसके ऊपर बातें करेंगे। क्या ब्लड और स्किन को जोड़ेगा? बोला ना जी ना, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। क्या हड्डियों से त्वचा जुड़ी होती? बोला जी कितनी घिनौनी बात आप कर रहे हो। अच्छा, बोन का मसल से जुड़ना क्या कहलाएगा? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, और फिर जो है हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ये होने वाला है। अच्छा, एरियोलर टिश्यू की बातें की जाना, तो ये हमारे शरीर का क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। कमोन बच्चे, एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, चलिए जी बोलो जयकारा मैया का। क्या बोलेंगे भैया? कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। कमोन, क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हड्डियां मसल्स के साथ में जुड़ती हैं तो आप उसे किसके नाम से जानेंगे? तो सभी जितने भी नर और मादाएं जुड़े हुए हैं वो लिखेंगे टेंडन। कमोन, एक बार बोल दो टेंडन, जिसको हिंदी वाले बच्चे कंडरा कहते हैं। क्या जवाब दोगे? कंडरा कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, आप सारे बच्चे बताएंगे। एक शब्द होता है जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कमोन बच्चे, कार्टिलेज। एक शब्द होता है जिसे आप ब्लड कहोगे, रक्त का नाम। कार्टिलेज का मतलब हिंदी वाले बच्चे उपास्थि कहेंगे।
क्या जवाब दोगे? उपास्थि। और इसे आप लोग क्या कहोगे? रक्त कहोगे। ये दोनों के दोनों जो है ना किस प्रकार के टिश्यू हैं, ये मेरा जवाब है। मेरा जवाब क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है। एंड आई होप कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने में कामयाब होंगे। एंड जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक और जरूर कर लेना, क्योंकि 1000 लाइक का टारगेट मैंने आपको दिया है। एंड आई होप कि आप इसे कंप्लीट कर लेंगे प्लीज। बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे कह रहे सॉफ्ट टिश्यू। नहीं बच्चे, सॉफ्ट नहीं, इसी को भी हम लोग क्या कहेंगे? इसी को कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। सुन रहा है ना? तो इसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसके ऊपर वीआईपी डाल देता हूं। मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड भी होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, उनमें से एक क्वेश्चन ये है। ऑप्टिक्स की बातें कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन पाथ टेकन बाय ए रे ऑफ लाइट। जब आपकी लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, पाथ तो वही होगा आपका। लाइट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को क्रॉस करेगी, सेपरेशन बिटवीन द कनेक्टिंग सब्सटेंस सब्सटेंसेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच इज कॉल्ड। प्यारे बच्चे, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो बाउंड्री तो क्रॉस करेगी। जब बाउंड्री क्रॉस करेगी तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। यस और नो? हाँ जी। जो आपका बराबर होता है साइन आई, बराबर है क्या? साइन आई अपॉन में क्या कहते हैं? साइन आर। ये एक फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, यही फॉर्मूला बनता है, आप जानते होंगे। पूछा गया कि ये जो फॉर्मूला, हालांकि ये किसके बराबर होगा, मैं इसको अगर म्यू को हटा दूं, ये किसके बराबर होगा ये आप खुद लिखेंगे। ये फॉर्मूला है किसका? तो जब आप लोग बातें करेंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें करें और रिफ्रैक्शन के केसेस की बातें की जाएगी, तो इसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्या नाम देंगे प्यारे साथी? स्नेल्स लॉ। और इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है कि साइन आई अपॉन में साइन आर जो है, प्यारे छोटे भाई बहनों, क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर कांस्टेंट होगा। भैया मजा आ रहा है नहीं आ रहा? रेलवे की रेल बना देंगे और पेपर को खेल बना देंगे, तभी संभव जब शिद्दत से पढ़ पाएंगे। सारे बच्चे सेशन को एक बार जल्दी जल्दी से, है ना, आज नहीं आई बच्चे, कल आ सकता है स्वप्नेल भैया ना, आज तो नहीं आई अभी तक। कहता है कि आर.एस. वाइटेकर जो है उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है? एनिमिलिया होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, या फिर आपके पास में प्रोटोजोआ होगा। सारे सारे बच्चे बता दो। बहुत ही बढ़िया। क्या जवाब देंगे एक बार सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 5 भागों में इसने बांटा था। पांचों के नाम लिख देंगे आपके पास में, पांचों के नाम लिख देंगे, पांचों के नाम लिख देंगे। क्या होगा आपका? मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा। ध्यान देना, सबसे पहला मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, फिर एनिमिलिया है, या फिर एनिमल्स बोल दो या फिर प्लांट्स बोल दो। ये 5 होते हैं। अच्छा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अगर मैं कहूं कि 2 किंगडम, अगर क्लासिफिकेशन की बातें की जाए, मतलब सभी जीवों को 2 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? मतलब शुरुआती अवस्था में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। कोई भी बच्चा बता दो कि 2 भागों में बांटने का काम किसका था? देखो, शुरुआती अवस्था में अरस्तु था, एरिस्टोटल था, बट है ना, पेपर में अरस्तु नहीं आता। पेपर में क्या आता है? कैरोलस लीनियस आता है, या फिर कार्ल लीनियस के नाम से जानते हैं। बर्जेलियस नहीं है बच्चे, है ना? क्या नाम बोलोगे उसे? कार्ल लीनियस का नाम दिया जाता है, लीनियस के नाम से जानेंगे। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे। अगर तुमसे ये कह देना कि जीवों का वर्गीकरण किसने किया था, तो आपका आंसर आएगा कार्ल लीनियस। कैरोलस लीनियस के नाम से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, अगला क्वेश्चन से पहले एक बार आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो फंजाई जो शब्द लिखा है, इस फंजाई मतलब फंगस के बारे में ही मैं बोल देता हूं। जो हमारे पास में फंगस है उसकी स्टडी करने को आप किसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? एक बार सारे बच्चे बताएंगे, स्टडी ऑफ फंगस को किसके नाम से जानते हैं? क्यों परेशान हो रहे बेटा? पढ़ा रहा हूं बेटा, आधा घंटा और दे दो बस। स्टडी ऑफ फंगस के नाम से किसे जाना जाता है? क्या जवाब देंगे? तो स्टडी ऑफ फंगस को आप लोग क्या नाम दोगे? माइकोलॉजी के नाम से जानता। दैट्स ब्रिलियंट भैया। भाई साहब, ऐसे बच्चे इतने खतरनाक खतरनाक कैसे हो सकते हैं? क्या नाम देंगे इसे? माइकोलॉजी के नाम से भैया जाना जाता है। बातें सबको समझ में? चलिए जी, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। उस ऊतक को क्या कहते हैं जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, मतलब बहुत पतली पतली वाली भित्ति होती हैं? एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, बढ़िया भाई, भाई मजे आ गए सच बताऊं तुम्हें पढ़ा के।
मतलब पतली भित्ति वाली होती है, वो जीवित होती हैं। शब्दों को समझना, वो जीवित भी है, लिविंग भी है, और आपके पास में कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतःकोशिका स्थान होता है। भैया इनमें से कौन है आपके पास में? देखो स्क्लेरेन काइमा आप लोग कहोगे नहीं, आपके पास में स्क्लेरेन काइमा कहोगे नहीं, पैरेन काइमा। अब पैरेन काइमा और कोलेन काइमा, क्लोरेन काइमा, इनमें से आप लोग बता दो क्या दोगे, या फिर कोलेन काइमा दोगे? जवाब आपको बताना है। ध्यान देना, अगर लिविंग की बातें की जाए ना, तो देखो लिविंग यहां पे भी पाई जाती है, लिविंग यहां पे भी पाए जाते हैं। पैरेन काइमा में जहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उन्हें क्लोरेन काइमा कहा जाता है। अब ध्यान देना, इनमें से बातें की जाए, लिविंग ये भी है, लिविंग ये भी है आपके पास में। अगर स्पेस की बातें की जाए, स्पेसिस ये होती, तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे देंगे? पैरेन काइमा दे देंगे। तो ये जो तीनों के तीनों जो नाम लिखे हैं ना, ये हमारे पास में तीनों के तीनों क्या है? तो आप इन्हें प्लांट टिश्यू के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे प्लांट टिश्यू है? इनको सिंपल प्लांट टिश्यू के नाम से जाना जाएगा। याद रख लोगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आप लोग कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है कि पसीने की ग्रंथियां खालिस्तान की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। अब जो पसीने की जो ग्रंथियां होंगी ना, पसीने की ग्रंथियां होगी, सुमित श्रीवास्तव प्यारे छोटे भाई, बिल्कुल। अगर जो पसीना रिलीज जो करती है ना, वो जो ग्रंथियां होंगी, वो सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है? एक साधारण सा क्वेश्चन है। और जब आप बातें करते हो पसीना, तो पसीने में कौन सा लवण पाया जाता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। पसीने में कौन सा एंजाइम जो है वो पाया जाता है, ये भी आप लोग मुझे एक बार मेंशन कर देंगे, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा कहां पे पसीने आते हैं? बहुत ही बढ़िया है ना, सबसे ज्यादा पसीने कहां आते हैं? तो आपके माथे पे पसीना आते हैं। कि बोला जी माथे पे पसीना, सर बेबी का फेस रिवील कर भाई, कर कितनी बार रिवील करूं? क्या बगल में आता है? कईयों के तो बगल में भी आ जाता होगा ना, आ जाता होगा। कमर पे, तो कमर पे तो नहीं आप लोग बोल सकते, आप लोग बोलोगे हाथों की हथेली में आते हैं, पाम में सबसे ज्यादा पसीना आता है, इस बात को याद रखना। लवण की बातें की जाए तो आप लोग कहोगे सर इसमें NaCl पाया जाता है। एंजाइम की बातें की जाए तो प्यारे बच्चे आप लोग कहोगे सर उसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। कमोन भैया एक बार मुझे बोलेंगे क्या? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ऐसा नहीं कि केवल और केवल पसीने में पाया जाता है। आपने जब बचपन में, जब आप छोटे से नन्हे मुन्ने राई थे, से देश के सिपाही थे, जब आपकी लार टपकती थी ना, लार है ना, जब तुम लार टपकाते थे ना, लार को, जैसे मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा में राड़ कहा करते, बोला कि राड़ टपकने लग रही है ना, लार जो होती है, लार के अंदर भी जो है यही एंजाइम पाया जाता है। मेहनत किया तो पसीने में भी यही पाई जाती है। और जब आप लोग रोते हो, आप लोगों के आंसू आते हैं, तो आंसुओं में भी यही पाई जाती है ना। आंसुओं में अगर आपसे पूछा जाए कि आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सभी बच्चे कहेंगे कि सर आंसुओं में यही पाया जाता है। तभी तो कहा जाता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जो दिल के अरमा आंसुओं में बहे हैं या नहीं बहे, वो एक अलग बात है, पर उन आंसुओं के अंदर एक एंजाइम था, और वो एंजाइम आपके पास में क्या था? लाइसोजाइम। अब जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना भाई साहब, ये एंजाइम जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉयड करता है, किल करने का काम करता है। बातें समझ में? इसलिए आंखों से आंसू आ जाते हैं तो आंखें सही हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं कर सकते आप सुबह से ले शाम तक देर रोना देर रोना देर रोना, आपके पास में रोना ही रोना कि सर आज तो मैं सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के ही सोना है आज तो मेरे को। आप ऐसा भी नहीं कर सकते। बात समझ में? हल्के फुल्के आंसू आ जाए तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको समझ में आया? पसीने के अंदर भी यही एंजाइम पाया जाएगा। इसीलिए जब आपको कोल्ड वोल्ड हो जाता है, जुकाम वुखाम हो जाता है, तो आपने देखा होगा ना, हमारे देश के अंदर देसी नुस्खे होते हैं। आप चाय बनाते हो, काढ़े वाली चाय बनाते हो, जिसके अंदर लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह, तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के बढ़िया सा पी के सो जाते हो, और पसीना पसीना हो जाओगे, तब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, आप लोग ठीक ठाक हो जाते हैं अगले दिन। कईयों के ये काम नहीं करता, तो कईयों का काम करता भैया रेगुलर यूज्ड मेडिसिन, बोले तो रम, भूल जाओगे सारे गम। पिताजी क्या करते होंगे, पिताजी या दादाजी करते होंगे कि भैया रम का एक पैक बनाएंगे मोटे वाला, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और गरम गरम पानी मिला दिया जाएगा, मिला के काढ़े की तरह, औषधि की तरह पिला दिया जाएगा, तुम हो जाते हो सेट। सुबह उठते हो तो तुम्हारा प्रोग्राम जो था कोल्ड वोल्ड था वो भी सेट हो जाता है। डन ना? ये सभी की सभी जो चीजें हैं, ये इनमें फिर जब पसीना आता है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, तो लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये रस करें के ऊपर, तना या फिर जड़ के व्यास में वृद्धि किसके कारण होती है? मतलब अगर आप तने की बातें करते हो, तना हो गया, उसका डायामीटर अगर बढ़ जाता है, उसकी मोटाई बढ़ती है, तो वो कौन जिम्मेवार होगा आपके पास में? इस क्वेश्चन का आंसर ये तो बनेगा नहीं। बाकी आपके पास में जो है ऑप्शंस जो है प्यारे बच्चे, 3 ऑप्शंस यहां पे दे रखे हैं।
मैं यहाँ पे एक मिट्टी का बना लेता हूं ढेर, और यहाँ पे एक बना लिया मैंने पौधा। ये हमारे पास में फ्लावर्स हैं, और ये हमारे पास मैंने उसकी लीफ बना दी। प्यारे बच्चे, बातें सबको समझ में आ गई। देखिए जी, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहाँ पे मैं जड़ भी बना देता हूं, ऐसे ऐसे ये जड़ हमने बना दी, तो देखो जड़ों के यहाँ पे, अब यहाँ पे है ना नोड, ये जो ना आपके पास में टॉप की बातें करूंगा, आपके पास में टॉप, यहाँ का टॉप और यहाँ का टॉप आपके पास में ना, तो इनके अंदर जो टॉप वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे पाया जाता है एपिकल टिश्यू पाया जाता है। जो हमारी मोटाई को बढ़ाएगा ना, वहां पे मिलेगा आपके पास में लैटरल टिश्यू पाया जाता है, लैटरल। और जब मोटाई बढ़ती है ना, उसको हम कैम्बियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी बात और है, जहां से लीफ निकलती है ना, ये वाला जो भाग होता है, इसको नोड कहते हैं। ये वाला भी क्या होगा, नोड होगा, यस और नो। और दो नोड के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे कहा जाता है इंटर नोड के नाम से जानते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछे नोड और इंटर नोड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो इंटरकैलरी टिश्यू पाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर शिद्दत से समझोगे तो सारी की सारी बातें जो है प्यारे बच्चे समझ में आप लोगों को आ जाएंगी। बाकी जो है, एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक एटलीस्ट एक बार जरूर कर लेंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर लो भाई, है ना। जी जान एक लगानी पड़ती है आपको कंटेंट सिलेक्ट करने में, आपको पढ़ाने के अंदर एक रिलेवेंस टू द पॉइंट, एक टचवुड लेवल का कंटेंट देने पे, ठीक है। बाकी नहीं तो बहुत सारे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन पढ़ा टिक मार के जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वो क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, बट आप और क्वेश्चन वहीं पे अटके ही रह जाते हैं। तो इसलिए एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है रवि भैया, डन है क्या? सारे बच्चे कर लो। 1000 लाइक का टारगेट दे रखा है, 700 लाइक अभी भी पेंडिंग है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग सहायता करता है? मतलब आप लोगों का शरीर का बैलेंस बनाना और बैलेंसिंग के लिए कौन जिम्मेवार है? प्यारे बच्चे देखो, शरीर का संतुलन, अगर किसी का शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, अब बिगड़ता किसका? उसी का बिगड़ता जो ज्यादा मात्रा में पैग लगा लेता है। और जब पैग लगा लेता है तो फिर वो ऐसे नहीं कहता आज गाड़ी थारा भाई चला होगा, ऐसे अगर वो बोलने लग जाए, और दूसरी बातें अगर वो जिग जैग मोशन में इधर उधर जो है चलने लग जाए प्यारे बच्चे, तो प्यारे साथी उस समय आपको क्या करना है? उस समय बताना है कि भाई साहब इसका दिमाग हो गया है खराब। और दिमाग इसलिए खराब हो गया, दिमाग का एक भाग होता है जिसको सेरिबेलम कहते हैं, तो सेरिबेलम जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है उसका, ये समझ लेना, ठीक है। उसकी वजह से उसका वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, मस्त मगन हो जाता है, उसको नदी और नाले के बीच में फर्क नजर नहीं आता है। याद रख लेना, वो जो है ना, नालों में अगर सुअर भी पड़ा रहेगा ना, उसको सोचेगा भाई साहब पता नहीं जन्नत में यही, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। उसको बेहतर हूरों के दर्शन उसी समय हो जाते हैं जब ज्यादा मात्रा में इंसान पी लेता है, तब की बातें हैं। तो अगर मैं मेंटेन इसमें बातें की जाए, शरीर को बैलेंसिंग करने में कौन काम करता है? ईयर करता है। जैसे भैंस की पूंछ की बातें की जाए, है ना, भैंस की पूंछ क्या काम करती है? बैलेंस करने का काम। हमारे कान भी बैलेंस करते हैं, ये हमारे कान जो है वो बैलेंसिंग करते हैं। और जिस बच्चे को पता है तो आप लोग बता दो। जैसे मैं एक बच्चे का मुंह बना देता हूं, किसका मुंह बनाऊं मैं? किसका बना लेता हूं मैं? किसका बदला, चलो अब हम है ना संदीप भाई का मुंह बना लेते हैं ना, संदीप छोटा भाई है अपना, ठीक है। संदीप, यहाँ ये हमारे पास में संदीप छोटा भाई है, लाडला भाई, देखे क्यों कर स्माइल पास कर रहा है, ये इसके बड़े बड़े कान हैं आपके पास में। ओहो हो भाई, बुरा मत मानिए, बस ऐसे इमोजी वाला चेहरा बनाया हम तेरा। तो ये जो कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला आपके पास में जो कई बार टीचर ने ऐसे उठाया होगा आप लोगों को, है ना, कईयों ने दिल्ली भी दिखाई होगी इसी कान को पकड़ के। तो ये वाला जो भाग है, इस भाग का नाम एक बार सारे बच्चे बता दो। ये जो भाग होगा ना, ये वाला भाग क्या करता है? ये आप लोग कहो कि भैया ये है ना, आप लोग जो साउंड होता है ना, उसको इकट्ठा करने का काम करता है, कलेक्ट द साउंड, साउंड को इकट्ठा करने का काम है ये। कभी आप सोचो कि ऐसे ही काम करता है। दूसरी बातें, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो प्यारे बच्चे, टीचर ने बताया होगा अगर इस कान को ऐसे भींचकर अगर ऐसे छोड़ दिया जाए, जब कान अपनी वास्तविक पोजीशन में वापस आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। तो इलास्टिक जब आपको पढ़ाया होगा किसी भी टीचर ने, तब आपको बताया होगा कि इलास्टिक वाला ये एग्जांपल देखो, भींच लिया छोड़ दिया, तो जो अपनी वास्तविकता पोजीशन को रीगेन कर लेता ना, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। समझ में आ गया होगा इसका ना। इसका क्या नाम होगा सारे बच्चे बताओ? इसका पिन्ना होगा। क्या नाम होगा? पीना। ओ पीना क्या काम करेगा? तो आप लोग कहना कि भैया ये जो साउंड होता है, साउंड को इकट्ठा करता है। बातें सबको समझ में आ गई होगी आई होप, है ना। अच्छा, कान की बातें करूं आपके पास में, है ना, देखो ये कान एक बार मैं बना देता हूं। कान में ऐसी एक नलिका पाई जाती है, जिस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं?
यूस्टेचियन कहते हैं। क्या नाम देंगे बच्चे? यूस्टेचियन नलिका। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब जो है ना, नलिका, जो कान में कई बार तुम लोग उंगली उंगली कुछ भी घुसाते रहते हो ना, ये यूस्टेचियन ट्यूब होती है। भाई रुलाओ मत रहे प्लीज। जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है ना, इसके अंदर प्यारे बच्चे एक लिक्विड पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है। अब जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है ना, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, जिस लिक्विड की वजह से हमें चक्कर आते हैं। क्या नाम होता है इस लिक्विड का? एंड आई होप कि सारे बच्चे जो है उस लिक्विड का नाम जरूर लिखेंगे। उसे कहा जाता है पेरिलियम लिक्विड कहते हैं। एक बार सारे बच्चे लिखेंगे, पेरिलियम, पेरिलियम, पेरिलियम लिक्विड कहते हैं। ये वही लिक्विड है, जब ये हिलेगा ना तो आप भी हिलोगे। जैसे ये हिलने से बंद हो जाएगा, आप भी हिलने से बंद हो जाओगे। सारे बच्चे एक बार बता दो सर, सेरिबेलम और सेरिबरम में क्या अंतर है? भाई साहब, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाएगी और सेरिबरम, मतलब क्यों रहते हो बरम में जब दिमाग काम ही नहीं करता? तो जो सेरिबरम होता है ना, वो ब्रेन, जो सोचते हो भूल जाते हो ना, जिसकी वजह से तू कंफ्यूज हो रहा है, वो सेरिबरम है। बुद्धि का केंद्र वहीं पाया जाता है। क्या जवाब लिखा है? पेरिलियम लिख लिया। अब मेरा एक साधारण सा क्वेश्चन है, भगवान ने कान कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। एक कान में हड्डियों की संख्या बता दो, चलो जल्दी जल्दी बताओ। कान में अगर हड्डियों की बातें की जाए, बोन की बातें की जाए, तो आप लोग कहोगे सर 3 प्लस में 3 होती हैं। लिखो ना बच्चे एक बार, 3 प्लस में 3, 3 प्लस में 3, मतलब एक कान में 3 होते हैं। मैं 1 सेकंड का, 1 सेकंड नहीं 2 से 3 सेकंड का समय लूंगा, सारे बच्चे लिखेंगे। एक बार लिखो सिम, लिखो एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो सिम, जल्दी से लिखेंगे सिम। एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब होगा स्टेपिज, बोलो ना स्टेपिज। आई का मतलब होगा आपके पास में, जैसे इनकस कहते हैं, सुन रहा है ना, तो इनकस कहते हैं। इसको हम लोग मैलियस या फिर मैलिकस कहते हैं, मैलियस या फिर मैलियस, मैलियस, ठीक है। तो अगर आपसे बोले ना कि एक कान में कितनी हड्डियां हैं? 3 हैं, और तीनों हड्डियों को याद रखने के लिए आप लोग क्या डालोगे? कान में डाल दी सिम, स्टेपिज, इनकस और मैलियस। याद रख लेना, मैलियस या फिर कई बार मैलिकस भी कह देते हैं। डन है? क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, चलो जी। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी के अंदर आता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में साझा कर लिया। आपसे नेत्र की वह संरचना क्या कहलाती है जो प्रकाश की किरणों को अपरिवर्तित कर रेटिना पर केंद्रित करते हैं? जब रेटिना के ऊपर आपका फोकस्ड जो करवाता है प्रकाश को, उसे आप किसके नाम से जानोगे? सारे बच्चे बोल रहे हैं सर उसे आइरिस कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। गजब हो गजब हो गजब हो, आइरिस कहते हो, आइरिस कहते हो। इतने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो कि इतना साधारण सा क्वेश्चन का आंसर जो है 90% बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है। एंड आई होप कि सारे बच्चे सॉरी जरूर फील करेंगे अगर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो। प्यारे बच्चे, आइरिस का काम नहीं होता, आपका लेंस का काम होता है। लेंस का ही तो काम होगा ना, लेंस ही तो वो जो लाइट को कन्वर्ज करवाता है, लाइट कन्वर्ज करवा के लाइट को फोकस करवाता है रेटिना के ऊपर। सो राइट आंसर मैं जाऊंगा लेंस के साथ में। आइरिस का काम होता है जो आंखों का कलर डिसाइड करेगा। क्या करेगा? कलर डिसाइड करवाएगा, ठीक है। मेरे सामने 4 पार्ट लिख रखे हैं, इन चारों में से आप मुझे ये बता दो कौन सा भाग जो है दान किया जाता है। चलो जी, रेलवे के सभी एस्पिरेंट्स जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। गजब हो सारे बच्चे, मजा आया सारे बच्चों के साथ पढ़ के और पढ़ा के। जो बच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं उनको दिल से ही सैल्यूट है प्यारे बच्चे, बहुत कुछ सीख के जाओगे, वादा करता हूं। और भागने वाले जिंदगी में भागते रह जाएंगे। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर लो प्लीज। कोई बात नहीं सर, मिला बड़ा अच्छा लगता है, इतनी शिद्दत से ईमानदारी के साथ में मेहनत करते हो। चलो बेटा, फौज बना दो इसकी, है ना, फौज बना दो क्वेश्चनों की। दान किसे कर सकते हैं? आप लोग कहोगे सर कॉर्निया को ही दान किया जा सकता है। यहाँ पे नेत्र लिखा था, आई लिखा है, और आई के अध्ययन करने को अगर मैं ना पूछूं तो भैया आप लोग ये कहोगे सब बेइज्जती हो जाएगी। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ आईज क्या रहेगा क्लास में? अरे भाई साहब, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज है ही नहीं। ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, सुन रहा है ना तुम, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और इसे ना दान दिया जा सकता है मृत्यु के कितने घंटे बाद तक? तो आप कहोगे सर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसके 6 घंटे बाद तक हम इसको डोनेट करवा सकते हैं, दान दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व जो है मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मिक क्षय से उत्पन्न होता है? मतलब प्यारे बच्चे, यूरेनियम के जो आपके पास में यूरेनियम के अंदर जो नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके का मतलब ये होता है जहां से चीजें
निकल रही हो, एमिट्स हो रही हो, निरंतरता से रिलीज हो रही हो, तो आप उसको डीके कहते हो। डीके हो सकता है आपके पास में अल्फा का हो सकता है बीटा का हो सकता है गामा का हो। तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती है, उसे कहा जाता है डीके कहेंगे। बातें सबको समझ आए? तो कौन सा जो है वो आपका एलिमेंट बनेगा, तो आप लोग कहोगे सर वो बनेगा हमारे पास में रेडोन। क्या बनेगा प्यारे बच्चे? तो उसे हम रेडोन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक शब्द जो है यहां पे अपना लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव। तो मुझे एक बात बता दो, जो रेडियो एक्टिविटी होता है, शब्दों को समझना, अगर मैं आप लोगों से कह दूं रेडियो एक्टिविटी जो होता है उसकी मुझे आप लोग एसआई यूनिट बताएंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो सक्रियता होती है उसकी आपको एसआई यूनिट के बारे में आपको मेंशन करना। अब द ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आप लोगों से मैंने खोज के बारे में नहीं पूछा, आप हेनरी बैक्यूरल बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। हेनरी बैक्यूरल जो है उसने खोज की थी, मैं यूनिट पूछ रहा हूं। तो आप सभी हेनरी शब्द को हटा दो एंड बैक्यूरल शब्द दोगे तो भैया मजे आ जाएंगे। बैक्यूरल आपके पास में जो ये रेडियो एक्टिविटी जो शब्द है, ये जो शब्द दिया किसने था? जैसे तुम्हें जन्म तो मम्मी पापा ने दिया, नामकरण किसने किया? तो पंडित जी आता तो एक लेटर देता था ना, इस लेटर पे आपके बच्चे का नामकरण कर लो, यस और नो। तो आप लोग कहते हो लेटर प्रोवाइड करवाया जाता। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी था ना, ये आपका एक मैडम हुआ करती थी जिसे मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं। सुन रहा है ना तू? उसे मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ब्रिलियंट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। खाली स्थान तब बनता है जब सफेद प्रकाश का प्रत्येक रंग जो है प्रिज्म में एक अलग कोण पर परावर्तित होता है, क्या बनेगा? तो अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि मेरे पास में एक प्रिज्म है और उसमें से मैंने अगर व्हाइट लाइट गुजारनी है, कैसे गुजारूंगा प्यारे साथी? आप लोग कहोगे सर उसमें से व्हाइट लाइट गुजारेंगे। हालांकि जो लाइट का जो नेचर होता है, प्रकृति जो होती है, वो सीधी जाने की होती है। सीधी तो जाएगी नहीं, स्प्लिट्स हो जाएगी। कितने रंगों में? 7 रंगों में स्प्लिट्स हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो जी 7 रंग बना देते हैं। तो 7 रंग होते हैं ना विबग्योर आपके पास में, तो अलग अलग एंगल बनाते हैं। जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। जैसे सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट में होता है, सबसे कम किस में होता है? रेड में। एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट में ज्यादा होता है, एंगल ऑफ डेविएशन एज कंपेयर टू रेड। तो ये जो अलग अलग कोण में जो बनते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, अरेंजमेंट में। डन है क्या? अब छोटा सा क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेता हूं, जो आपका प्रिज्म है तो वहां से आप इंद्रधनुष भी कह सकते हो। अगर आप लोग ये कहो कि भैया रेनबो है, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इंद्रधनुष का बनना क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या कहलाएगा? क्या किसी भी बच्चे के पास में जवाब है कि इंद्रधनुष का बनना जो है वो क्या कहलाएगा? एंड आई होप कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सभी बच्चे सक्षम होंगे। सभी के सभी बच्चे, प्यारे बच्चे बताओ इंद्रधनुष का बनना किस चीज का उदाहरण है? रिफ्रैक्शन बता रहे हैं प्यारे बच्चे। मैंने घटनाएं नहीं पूछी कि इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सी घटनाएं होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे लिखेंगे ना, तो ये आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा, वादा करता हूं बच्चे। क्या कहोगे? सर उसे कहा जाता है डिस्पर्जन। सुनो ना, क्या कहोगे? डिस्पर्जन कहोगे। मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था उसे हिंदी में विक्षेपण कहा जाता है। मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था कि युद्धभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, और ये मनोभूमि ही है। खेलो, जितना उदंड मचा सकते हो उदंडी बनो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है इतना ही बनो। गिलहरी की बातें कर रहे हैं, 2024 का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसे गलत ना करो। गिलहरी के शरीर में लड़ने और भागने मतलब फाइट और आपके पास में रन अवे हो जाएगी, फ्लाई कर जाएगा। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे? कौन सा हार्मोन्स है? वही हार्मोन्स है जिसे कहा जाता है संकट मोचन, कहते हैं संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन के नाम से जानते हैं उसे, संकटकालीन भी कहते हैं, संकट कालीन के नाम से भी जानते हैं। भाई ये वही हार्मोन्स है जिसको 3F के नाम से भी जानते हैं। ये वही है जिसको कहा जाता है, बोले या तो कर लो या फिर मर लो, करो या मरो के नाम से भी जाना जाता है, लड़ो या फिर उड़ो के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथी एक ही हार्मोन्स है जिसे हम लोग एड्रेनालिन के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि से रिलीज होगा? तो आप लोग कहोगे सर ये होता है एड्रीनल से रिलीज होता है। सारे साथीगण बता देंगे। अच्छा, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये मेडुला और कोर्टेक्स से रिलीज होते हैं। इतना जरूर याद रखना, ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ना, ये किसके ऊपर पाई जाती है? इसका जवाब एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो एक बार सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है करो या भागो। हाँ बच्चे, बहुत ही बढ़िया।
भाई आप इतने बच्चे जुड़े हुए हो और आपके कमेंट्स में इतने स्लो आंसर आ रहे हैं, तो इस बात से मैं क्या समझूं, या तो चीजें आपको आती नहीं है, या फिर प्यारे बच्चे आप सीखने का प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई टीचर और आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। सबको अपना ये है कि पढ़ाएंगे पे भाई, पढ़ाएंगे और अपने टाइम पे होते ही वो भाग जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट्स करो, आप जवाब दो, ये जरूरी है। अगर आप जरूरी नहीं समझोगे प्यारे बच्चे, इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हो। हर्ष भाई है जैसे, काफी देर से एक ही मैसेज कर रहा है, जो कि पढ़ाई से उसका कोई संबंध नहीं है, किसका नुकसान कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, विनती ही है बड़ा भाई होने के नाते। बच्चे आप कमेंट्स में आंसर करो, जवाब दो, लिखो। अगर आप सोचते हो कि पढ़ाते समय नोट्स बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी स्पीडली हम काम करते हैं उतनी जल्दी नोट्स नहीं बन पाते हैं, आप भी जानते हो। इसलिए उम्मीद करूंगा सारे बच्चे फोकस्ड होके अपने लिए मेहनत करो। कभी भी पेपर के एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो सकते हैं। किसके ऊपर पास आएगा, तो आप लोग कहोगे सर वो होता है किडनी के ऊपर। शब्दों को समझो ना, किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। मैं एक चीज आप लोगों से समझूंगा, यहाँ पे आपके पास में एस्ट्रोजन हार्मोन्स लिखा है, टेस्टोस्टेरोन लिखा है, थायरोक्सिन लिखा है। इनमें से किस हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, कोई बच्चा बताएगा आपके पास में? कौन सा एक हार्मोन है जिसकी कमी से गोइटर डिजीज हो जाती है, घेंगा रोग हो जाता है? सारे बच्चे बताएंगे अस्मिता से, बहुत ही बेहतरीन। क्या जवाब दोगे, तो आप लोग कहोगे सर उस हार्मोन्स का नाम होगा आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स कह देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए जी। 15 का क्वेश्चन है, यह विटामिन लीवर, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है, आरबीसी बनाने में मदद करता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाती है, तो उस विटामिन का नाम बताना है। मतलब आपके सामने 4 विटामिन है, वो लीवर में भी पाया जाता है, और जिसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रिलियंट बन जाता है। क्या जवाब दोगे? तो भैया आप लोग कहोगे कि सर ऐसा तो है ना जो लीवर में पाया जाता है। ध्यान देना, जो आप लोग बताओगे ना वो हमारे पास में प्लांट में क्या बनेगा? आप सारे बच्चे कहोगे सर वो प्लांट्स में अब्सेंट्स होता है, और उसे हम लोग नाम क्या देंगे? तो उसे विटामिन B12 के नाम से प्यारे बच्चे जाना जाता है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इन सभी में से कौन है जो आयरन को एब्जॉर्ब करता है? आयरन को एब्जॉर्ब करने का संबंध किससे है? एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो। ऐसा विटामिन का नाम बताएंगे जो आयरन को एब्जॉर्ब करेगा, कोई है क्या? हाँ, साइनोकोब्लेमिन जो है वो विटामिन B12 का नाम रहेगा, विटामिन के का फिलोक्विनोन नाम रहेगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा, विटामिन ए का रेटिनोल जो है वो नाम रहेगा। बहुत ही बढ़िया। आयरन को एब्जॉर्ब करने वाला विटामिन के बता रहे हो भाई, आयरन को एब्जॉर्ब करने वाला विटामिन जो है वो होता है विटामिन सी। अब देख लो आपकी तैयारी कितनी है। मैंने ऐसा नहीं पूछा विटामिन के, मेरे ख्याल से आप ऐसा आंसर दे दिया कि जैसे आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के होता है। इसमें भी आपने इस प्रकार से आंसर दिया हो, जो कि 100% गलत दिया है। बुद्धि को खोल लो, ताले वाले खोल लो, जंग लग रहा तुम्हारी बुद्धि में। ठीक है, एक छोटा सा आंसर और पूछूंगा, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? जिस भी नर और मादा को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक ऐसा विटामिन बता दो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन के नाम से जानते हैं। कोई है जिसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है? कोई है जिसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, जिसे टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ई कहा जाएगा। रोज खाओ बादाम और हो जाओ भैया सुंदर, तंदुरुस्त हो जाओ। ड्राई फ्रूट्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फोकस होके बताएंगे। कुछ जूस पैकेट पर लिखा होता है, यदि पैकेट फूला हुआ है तो सेवन न करें। अगर पैकेट फूला हुआ है तो उसका सेवन आप लोगों को नहीं करना है। क्या जवाब आप लोग दोगे? कमोन कमोन, तुम्हारे आंसर ही नहीं आ रहे, क्या का कमोन यार। बंद कर दूं क्लासेस को अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो आंसर देने में? चलो जी, क्लास को बंद कर दो अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो। पेपर के बाद पढ़ लेना, क्यों नालायकी वाले काम कर रखे हैं? अरे खुद के ऊपर तो शर्म कर लो। क्वेश्चनों के आंसर तुम्हारे गलत हो रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं। और जिस बच्चे को भागना है, भगवान कसम मैं सच बता रहा हूं, वो बच्चा भागता रहेगा, सिलेक्शन वाला बच्चा नहीं है। रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। माँ बाप भी तो ठहर रखे ना तुमसे उम्मीद करके कि मेरा छोरा छोरी अब सिलेक्शन ले लेंगे, परंतु बच्चे के पता नहीं कौन सा परेशानी है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे को बार बार ट्रिगर कर रही हो, क्वेश्चनों के आंसर देने में खुश नहीं है। जो नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आंसर दे रहे हो वेल एंड गुड, सैल्यूट के लायक हैं ऐसे बच्चे। वो माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और इस बार जो सिलेक्शन भी लेके जाएंगे। पर पता नहीं आधों से ज्यादा बच्चों को हो क्या रहा है। अगर वो ये कहें कि मैं नोट्स बना रहा हूं, भाई साहब वो सबसे बड़े झूठे और भ्रम के अंदर दुनिया जी रहे हैं कि हम नोट्स बना रहे हैं। वो नोट्स नहीं बना रहे,
वो अपने आप को पागल बना रहे हो उस समय। आपको क्वेश्चनों के आंसर करने में शर्म आ रही है क्या? आप कोई यहां पे यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, सीजीएल वीजीएल की तैयारी नहीं करे, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। रेलवे ग्रुप डी में जब आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप क्वेश्चन बताने की बजाय अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप लेवल किस चीज की तैयारी कर रहे हो। नहीं, आप लोगों को आ रही है शर्म, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे क्यों दोगे? आप लोगों को यहां पे कोई जेठ बैठा है, तो आप लोगों तो घूंघट कर रखा है, आप लोगों को क्वेश्चन देने नहीं है ना? कोई रिश्ता वाले थोड़ी ना रखे जो नीची गर्दन करके बैठे हो, जो तुम्हें आंसर बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। अभी भी कईयों की अक्ल नहीं आएगी, अभी भी नू लगेगा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। बेटा इसी जीवन की वजह से ही तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, इसलिए कह रहा हूं हाथ जोड़ के आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर बताया करो, बाकी आपकी मर्जी है भैया। तो पैकेट फूल जाता है, सेवन ना करे बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। किसकी वजह से होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की वजह से ऐसा होता है। फर्मेंटेशन जब होता है ना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और फर्मेंटेशन एक प्रकार का क्या होता है? चेंज होता है, और एक प्रकार का क्या होगा? परिवर्तन होता है। और फर्मेंटेशन किस प्रकार का चेंजेस होता है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो, फिजिकल होगा या फिर केमिकल होगा? फिजिकल होगा या फिर केमिकल होगा? फर्मेंटेशन इज विच टाइप ऑफ अ चेंजेस? किस टाइप का चेंजेस होगा, फिजिकल और केमिकल? तो आप लोग कहोगे सर फिजिकल नहीं होता, ये केमिकल होता है। शराब का बनना, बायोगैस का बनना, फल सब्जियों का सड़ना, आदमियों का सड़ना, सब इसी के एग्जाम्पल। आज अगला क्वेश्चन, ईंधन को न्यूनतम किस तापमान तक गर्म किया जाए कि वह जल उठे? मतलब आपका एक मिनिमम टेम्परेचर आपको दिया जाए कि वो आग पकड़ ले, तो उसे आप लोग किसके नाम से जानते हो? दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, इग्निटेशन टेम्परेचर होगा, या फिर आप लोग नेचुरल टेम्परेचर के नाम से जानोगे। तो प्यारे बच्चे, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां से वो जल उठे आपके पास में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इग्निटेशन टेम्परेचर के नाम से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, डन है क्या? चलो अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज को दर्शाता है? अब आपका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया कि वोल्टेज को कौन दर्शाता है। सारे बच्चे बता दो वोल्टेज को कौन दर्शाएगा। एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है, सारे बच्चे बताएंगे वोल्टेज को कौन दर्शाता है। सारे बच्चे, वोल्टेज को कौन दर्शाएगा? ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं काफी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कई बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। प्यारे साथी, इतना समझना आपका, जब मैं आपसे पोटेंशियल की बातें करूंगा, पोटेंशियल को वी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल की बातें की जाए तो पोटेंशियल क्या होता है? तो आप लोग कहोगे सर, आप लोग कहोगे वर्क अपॉन में क्या कह दोगे? चार्ज कह दोगे, ऐसा ही बोलोगे। अच्छा, आप लोगों को इतना भी पता है कि भैया जो हमारे पास में करंट होता है, करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यस और नो? तो आप लोग क्या कहते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहोगे, चार्ज अपॉन में क्या कह देंगे? हम लोग कह देंगे टाइम। तो आप लोगों को क्या निकालना है? आप लोगों को चार्ज निकालना है। तो चार्ज में आप लोग क्या कहोगे? सर हम लोग कह देंगे करंट इनटू में क्या कर देंगे? टाइम कह देंगे। तो जहां पे चार्ज लिखा है वहां पे हम लोग करंट इनटू टाइम कर देंगे। तो आप लोग क्या कहोगे? सर वर्क तो हम लोग एज इट इज कर देंगे, अपॉन में चार्ज की जगह क्या कर देंगे? अब मैं आप लोगों को कहूंगा करंट इनटू में क्या कर दो? टाइम कर दो। अब मैं देखना, अब लोगों के बदलते हुए चेहरे देखने हैं, और ज्यादा नहीं, बस मुझे थोड़े थोड़े देखने हैं। जिस समय तुम्हारा आंसर सी आ रहा था, अब तुम्हारे आंसर बदलते हुए देखने हैं। गजब होना, गजब होना, गजब होना सारे। आ गया क्वेश्चन का आंसर। जिस इतनी जल्दी तो भाई साहब, इतनी जल्दी तो हमारे देश के राहुल गांधी जी है ना, वो भी अपने बयान नहीं बदलते, जितनी जल्दी तो भाई साहब तुम क्वेश्चनों के आंसर बदल देते हो यार। क्वेश्चन इतना साधारण सा था, तुम्हारे आंसर आ रहे थे सबके सी 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 सी। और भाई साहब जैसे मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, तो तुम लोग तो भाई साहब गिरगिट से जल्दी तुमने क्वेश्चन का मतलब आंसर बदल दिया। खतरनाक आदमी यार तुम तो। भाई साहब, ये तो वही बात होगी कि किसने जन्नत सजाई है माधव, यहां तो हर एक कोई गुनेगार बैठा है। सारे के सारे गुनेगार बैठे हो भाई साहब। देख क्वेश्चन, देख क्वेश्चन, और गलत पे गलत, गलत पे गलत। भाई साहब तगड़े आदमी हो आप लोग। किसने जन्नत सजाई है माधव, यहां तो हर एक कोई गुनेगार है। आ जाओ मेरे भाई।
निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में विद्युत के व्यवहारिक उपयोग से संबंधित है? मतलब आप लोग एवरीडे उसका इस्तेमाल करते होंगे, ओवन का इस्तेमाल कर लेते हैं और आप लोग आयरन वायरन तो कर ही लोगे, ये दोनों ठीक है आपके पास में। 2024 को पूछा गया था। सोलर वाटर हीटर का कईयों को तो पता ही नहीं होता होगा, सोलर वाटर हीटर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी को मैं एलिमिनेट कर देता हूं, ए और बी वाला हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बातें जो है हम लोग करेंगे। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बातें करेंगे। चलो, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन टू दैट द हाइड्रोजन इज ऑलवेज, क्या होगा आपको बताना है। मास ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो बताना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है 16 आपका, और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो आप लोग कहोगे हाइड्रोजन का कितना होता है। अच्छा, आप लोगों को इसमें ये नहीं लिख रखा ना कि रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन दैट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज कितना होगा। वैसे ना आप लोगों से इसमें मेरे ख्याल से कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों का पानी में बताना होता है ये वाला। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे इतना होगा, और फिर हाइड्रोजन का मास होगा 1 और हाइड्रोजन पानी के अंदर 2 लिखोगे, तब आप लोग इसका 8:1 कर दोगे। हालांकि आप लोगों से यहाँ पे कहीं पे लिख नहीं रखा कि पानी कहाँ है, पानी तो लिखा नहीं है, और पानी अगर नहीं लिखा तो भी आप लोगों को एक ही जवाब देना पड़ेगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग जल के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा ये। अदरवाइज आप लोग 16:1 भी कर सकते हो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये तो वही हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड द इट, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालन को इलेक्ट्रिक चालन कहा जाता है, यह क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। प्यारे बच्चे, जब आप कभी भी कंडक्टर की बातें करोगे ना, चालक की बातें करोगे, चालक की बातें कर रहा है, तो अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, डिक्रीज या इंक्रीज। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, सैल्यूट है ना। देखना आंसर बिल्कुल खत्म सिंह हो यार तुम लोग, है ना। आंसर को इतनी जल्दी बदल देते हो, तुम्हारा कोई वही नहीं है। चालकता के अंदर बातें की जाए, कंडक्टर की बातें की जाए, तो सारे बच्चे आप ये कहोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आए। इंक्रीज जो है वो रेजिस्टेंस के अंदर होगा। पता नहीं क्या कर रहे हो आज तुम लोग। पहली आवर्त में दोनों तत्वों की बातें कर रहा है, पहली बातें कर रहा है, फर्स्ट पीरियड की बातें कर रहा है, तो फर्स्ट पीरियड के दोनों एलिमेंट की बातें कर लो, आप हाइड्रोजन की बातें कर लो, है ना। अब हाइड्रोजन का जो एलिमेंट होगा या फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, हाइड्रोजन जो एलिमेंट जो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वो इनमें से कौन सी सेल के अंदर आएंगे, के में, एम में, एन में, एल में। तो आप इतना समझ लेना, आपके पास में अब हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन तो के में ही जाएगा, तो राइट आंसर क्या कर देंगे, के। ये जो चारों नाम लिखे इनको ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, और अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है कि एम ऑर्बिट में या फिर एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों से पूछी जाती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है, क्या जवाब दोगे। एम सेल में मैक्सिमम अधिकतम जो है प्यारे बच्चे 8 बजे होती है, दिव्यांशी बच्ची। चलो चलो चलो, बहुत ही गजब हो यार, क्या जवाब दोगे, 18 कह दोगे। समय आपका हो चुका है, अब ज्यादा क्वेश्चंस में आज आप लोगों को नहीं कराऊंगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको एलिमेंट बताना है, सारे बच्चे बता देंगे, क्या जवाब दोगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा आपके पास में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि आप लोग ये कहोगे कि भैया वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया जाएगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो उनके ऊपर जो भी एलिमेंट होगा ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम है, सीजियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो आप लोग कह दोगे सर इनमें से सबसे ज्यादा जो होगा ना वो सीजियम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है एंड लेवल का क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार फोकस करेंगे। टेक्नीशियन 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना कि आप लोगों से स्टेटमेंट बताने हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन कंपाउंड में। क्वेश्चन ये कहता है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स आर व्हेन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड। ये बात सही है, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, ये कह रहा है कि अनसैचुरेटेड में सिंगल होगा, जो कि आपका गलत है, तो आपकी स्टेटमेंट पहली ही सही है, और जिसमें आपकी स्टेटमेंट एक करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, वो ऑप्शन नंबर पहला ही बन रहा है। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है प्यारे बच्चे आपको बताना होगा। बातें सबको समझ में आएगी क्या।
डन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया भाई। अभी वो खेल रहा है, तुम्हें हंसी की आवाज तो आ ही रही होगी, महाराज जी हंस हंस के पागल हो रहा है बिट्टू। हम्म। Which of the following allotropes of the carbon is used as the reducing agent? अब इनमें से कौन सा एक एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमारे पास में कार्बन के एलोट्रोप्स का है? क्या जवाब दोगे? अब सारे के सारे एलोट्रोप्स के अंदर आते हैं वैसे तो। कोक हो गया आपके पास में, कार्बन ब्लैक हो गया, चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो एक आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है वो सारे के सारे बच्चे क्या कहोगे सर? उसको कोक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? तो प्यारे साथी उसे कोक के नाम से जानते हैं। ग्रेफाइट के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होगा, ग्रेफाइट का जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होगा वो हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें परत पाए जाते हैं। और जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पाए जाते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ग्रेफाइट जो होता है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा था, पीएच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपसे पीएच के बारे में पूछा गया। देखो पीएच के बारे में है ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ पीएच वैल्यूज है आपको याद भी होनी चाहिए, जैसे नींबू का हो गया, यूरिन का हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो गया, एसिडिक रेन का होगा, टूथ डिके का हो गया। ये वैल्यूज जो है प्यारे बच्चे आप लोगों को याद भी रखनी है, ठीक है जी। तो आपसे कह रहा है कि भैया पीएच से नॉट ट्रू, इनमें से सच्चाई कौन सी नहीं है? द पीएच इज इक्वल टू जीरो, इट्स न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल हमारे पास में जीरो होता है? आप लोग कहोगे नहीं, न्यूट्रल हमारे पास में कितना होता है? 7 होता है, जीरो हमारा नहीं होता है। बातें सबको समझ में आ गया? डन है क्या? है ना? ए ही हमारे पास में गलत है, और आपको गलत वाला ही आंसर आपको पहले स्टेटमेंट में बताना था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन पे हम वीआईपी एक बार लिख देते हैं क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पीएच की खोज जो है ना, पीएच स्किल की खोज है ना, सोरेन सेन ने की थी, याद रख लेना, है ना। चलो, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न रेडियोधर्मिक नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवर्ती विकिरण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है। अच्छा, इनमें से आपको बताना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ कम मिलेगी। बातें समझ आई? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। अब इनमें से बता दो वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम किसकी होती है? तो बोला कि देखो जी, वेव जो है ना, वेव का मतलब तरंग आपके पास में, लहर। और लहर जो रहती है ना आपके पास में, मन में जिसके लहर रहती है, वो गांव के लोग रहते हैं। गांव के लोगों के मनों में बड़ी लहर रहती है। तो गांव का मतलब गामा वाले लोग। तो आप लोग कह दोगे सर गामा रेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे। मैंने कहा कि जिसके मन में बड़ी बड़ी वेव तैरती है, बड़ी बड़ी वेव, तो भैया वो बड़ी बड़ी वेव वाले है ना, वो रेडियो पे न्यूज सुनते हैं, तो आप रेडियो वेव कहते हैं ना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। कम वाला आप लोग क्या बताओगे? आप गामा, और ज्यादा वाला आप लोग रेडियो वेव के नाम से रिप्रेजेंट कर दोगे, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, एक न्यूमेरिकल है जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा हुआ है। एक बार सारे साथीगण जानकारी जो है यहाँ पे साझा करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने का काम करेंगे। ए सॉल्यूशन कंटेन 41 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो प्यारे साथी आपसे ये कह रहा है कि 41 ग्राम जो है आपके पास में वो कॉमन साल्ट रखेगा, 320 ग्राम ऑफ वाटर आपका। तो ये जो साल्ट है ना आपके पास में, ये एक प्रकार का क्या होगा? ये सॉल्यूट होगा जिसमें रखेगा आपका, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम सोलवेंट के नाम से प्यारे बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है सी। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? आपके पास में सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो भैया आपको मास बाय मास ही लगा दो। तो आप लोग मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है? 41 ग्राम, अपॉन में सोल्यूशन, सोल्यूशन होगा सोल्यूट और सोलवेंट को जोड़ दो आपके पास में। तो आप कहोगे सर 320 प्लस का क्या कर दूंगा? 41 कर दूंगा, गुणा में क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। यही आपके पास में फॉर्मूला लगा दूंगा। इसको अब तो कैलकुलेट आप लोग कर लेना। कैलकुलेशन वर्क जो है मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रखा है, यहां से देख के आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही विकल्प चुनिए। जब जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता तो क्या होगा आपका? भैया क्या कह रहे हैं कि कितने गैस पेपर होगा? अगर पूरे गैस पेपर कर ले तो 20 स्कोर हो जाएगा क्या सर? वादा करता हूं बच्चे, वादा करता हूं, पर आप लोगों को रेगुलरिटी के साथ में आप लोगों को उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन आप लोगों ने क्लास देखी, तीसरे दिन खुद भी गायब हो जाओ, सोचे कि तीसरे दिन नहीं चौथे दिन कर लेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं।
क्या कहता है कि जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा क्या कॉपर सल्फेट में से? हाँ कर देगा, क्योंकि जिंक जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये कर सकता है आपके पास में। अच्छा एक दो वैसे ही चुनना था ना आपके पास में, तो पहला आंसर ये सही है आपका, पहला ही आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये वाला क्वेश्चन आज का हम अंतिम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में जो है प्यारे बच्चे आप लोगों के साथ में यहां से जुड़ेंगे। चलिए सी क्वेश्चन कहता है विच आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी देनी है। क्या जवाब दोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो आयनों का आपस में बदलना, जैसे ए बी और आपका सी डी है, इनमें अगर आपके आयन्स बदल जाते हैं, मतलब ए डी के साथ में चला जाए, बी सी के साथ में चले जाए, जब आयन्स बदलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस में क्या जवाब दोगे, ए डी का नाम दे दोगे। जब कभी भी आयन्स बदल जाते हैं उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखो ए और बी मिलकर ए बी बना रहे, तो इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। यहाँ पे आपके पास में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, यही सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के अंदर ही आपके आयंस बदल रहे हैं, क्योंकि आपका बेरियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, आयंस बदल रहे हैं यहीं पे ही। ठीक है जी, डन है क्या? तो आप लोग क्या कह दोगे? अच्छा यहाँ पे जो है ना केवल एक चीज का रिप्लेस हो रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिकम्पोजिशन कह देंगे। तो आपका ओनली सेकंड वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे। क्या सभी को समझ में आ चुका है? तो सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कर लेना, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज तक जितना भी अभी पढ़ाया है आई होप कि सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे, चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे, और उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे रेगुलरिटी को आप मेंटेन रखेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी ही आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है जी, सो आज का अंतिम क्वेश्चन यही है। अब मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा एज ए होमवर्क, वो है ये वाला। ठीक है जी, आपको पीडीएफ जो है, आप इस पूरी पीडीएफ को कहां से लेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। सुशील भैया थैंक यू सो मच। वो है आपके पास में साइंस बाय ललित राजपूत, यहां से एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसके माध्यम से जो है आप लोग यहां से आप लोग जो ना अपनी पीडीएफ को भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल